नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से दंडित न कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया है। मेरा नाम है मनोज तोसियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मित्रों, अनुच्छेद 20 3 खंडों में बटा है। अनुच्छेद 20 का 1 उपबंधित करता है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण का। अनुच्छेद 20 के 2 में उपबंध किया गया है दोहरे दंड से संरक्षण का, और वहीं अनुच्छेद 3 में उपबंध किया गया है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का। चलिए शुरू करते हैं एक के बाद एक करके, और इससे पहले आपसे निवेदन है कि शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। अनुच्छेद 20 का 1 जो है यह उल्लेख करता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति अर्थात दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप साइड में देख सकते हैं। इससे पहले आप देखिए, विधि लागू होने के रूप में जो है इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। मूल अनुच्छेद आप बाद में समझिएगा, पहले एक बार ये देख लीजिए। पहला जो प्रकार होता है वो होती है भविष्यलक्षी अर्थात प्रोस्पेक्टिव लॉज जो होते हैं, अर्थात ऐसी विधि जो पारित होने की तिथि के दिन से या उसके बाद की किसी तिथि से लागू होती है। जैसे आज कोई विधि जो है पारित हुई, या तो ये आज से ही लागू हो जाए या आज के बाद किसी तारीख से, दिनांक से, तिथि से लागू हो जाए, तो इस प्रकार की विधि को कहा जाता है भविष्यलक्षी विधि। और दूसरे प्रकार की जो विधि होती है वह होती है भूतलक्षी विधि, अर्थात जो है रिट्रोस्पेक्टिव लॉज। ये ऐसी विधि होती है कि जैसे आज के दिन कोई विधि पारित हुई है, इसको आज से पहले किसी तारीख से लागू कर दिया जाए, तो इसको कहा जाता है भूतलक्षी विधि। जो अनुच्छेद 20 का 1 है वो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। दांडिक विधियों से अर्थात विधि के भी 2 प्रकार होते हैं स्वरूप के आधार पर, सिविल विधि, आपराधिक विधि। तो अनुच्छेद 20 का जो संबंध है मित्रों वह केवल दांडिक विधियों से है, सिविल विधियों से नहीं है। अर्थात राज्य जो है वह सिविल विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहे तो ऐसा कर सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि आयकर की दरें जो है बदली जाती हैं और उन्हें पिछले 2-3 वर्ष से लागू कर दिया जाता है। ये आप समझ लीजिए। अब दूसरा जो मूल प्रावधान में जो है व्यक्ति को 2 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले प्रकार का अधिकार है कोई कार्य अपराध है अथवा नहीं, यह कार्य करने के समय लागू विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा, बाद में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं। सबसे पहला अधिकार है। देखिए, इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे फिलहाल किसी व्यक्ति ने जेब काटी है और जेब काटना किसी विधि के अधीन अपराध नहीं है, तो कोई बाद में विधि बनाकर जेब काटने वाले को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे अभियोजित नहीं किया जा सकता, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो इसमें संरक्षण प्राप्त है वह है कि आपराधिक कृत्य करने के समय विधि उस कृत्य के लिए जो दंड प्रस्तावित करती है किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, अभी चर्चा में आया था कुछ समय पहले जो है निर्भया केस में एक दरिंदा ऐसा था जो नाबालिग था और उसको जो है मजबूरन छोड़ना पड़ा था। वो इस वजह से क्योंकि जब उसने अपराध किया था उस दौरान वो नाबालिग था, और जुवेनाइल एक्ट जो है वो यह बात करता था कि नाबालिग को छोड़ दिया जाएगा 1-2-3 साल में। ऐसा नहीं हुआ कि बाद में जो है जुवेनाइल एक्ट को संशोधित किया गया और ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि यह जो है बालिग होने तक तो बच्चा जेल में रहेगा, बाद में जो है वयस्कों की जेल काटेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पकड़ के अंदर डाल दिया जाए और उसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। मतलब संविधान ये बोलता है कि उसको संरक्षण है कि प्रभावी विधि से ज्यादा उसको दंड दिया ही नहीं जा सकता है। भूतलक्षी विधियों के प्रतिषेध की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में भी की गई है।
मतलब अमेरिकी संविधान में भी यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई दंडिक विधि है उसको पीछे से भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते, उसको वर्तमान से या वर्तमान के बाद किसी तिथि से लागू कर सकते हैं। देखिए ये तो बात है भारत और अमेरिका की, जबकि ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अनुच्छेद 20 का 2 जिसमें उल्लेख किया गया है दोहरे दंड से संरक्षण का, इसको देख लीजिए ध्यान से। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात एक बार से अभियोजित का मतलब है प्रोसिक्यूट और दंडित का मतलब है पनिश। इसको आप देख लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो अपराध करने के बाद जो दूसरे वाला पक्ष है वो कहाँ जाएगा? पुलिस में जाएगा। तो पुलिस जो है इस पर एक एफआईआर दर्ज करेगी और इसी को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय जो है न्यायालय मुकदमा चलाएगा। इसी को बोलते हैं अभियोजन। मतलब ये जो है व्यक्ति अभियोजित हो गया, इस पर कार्रवाई चल रही है, अभियोजित होना। मान लीजिए सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जो है उसको जो मान लीजिए 302 लगी थी तो उसको उम्र कैद की सजा हो गई, या कोई और अपराध किया था जो है उसको उसी के अधीन सजा हो जाएगी। अब ये जो उल्लेख करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया था, उस पर एफआईआर भी हुई, न्यायालय में अभियोजन भी हुआ, उसको सजा भी दे दी, मान लीजिए 2 साल दे दी, तो फिर से जो है उस पर न्यायालय में अभियोजन दर्ज करा दिया गया, फिर से 2 साल की सजा होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा। मतलब उसमें क्या होगा कि ट्रायल भी एक ही बार चलेगा और दंड मतलब पनिशमेंट भी उसको एक ही बार दिया जाएगा। भारत में देखिए, भारत और अन्य देशों में यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग है। भारत में और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यहाँ की व्यवस्था अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे भारत में ट्रायल तब तक चलता रहता है जब तक फाइनली दंड ना मिले, मतलब फाइलें उठाते रहते हैं और जो है दंड दे देते हैं कभी भी। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ प्रोसिक्यूट भी दोबारा नहीं किया जा सकता। जबकि भारत में प्रोसिक्यूट तब तक किया जा सकता है जब तक कि फाइनली दंड ना मिले। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जेब काटने का कोई अपराध था, 2 साल की सजा मिल गई, तो एक ही अपराध की बात कर रहा है। अगर व्यक्ति दूसरी बार जेब काटेगा तो फिर से जो है अभियोजन चलेगा, फिर से एफआईआर होगी, फिर से न्यायालय अभियोजन चलाएगा और फिर से सजा याफ्ता होगी। देखिए कई मामलों में आपने देखा कि अपराधी जो है एक ही अपराध करता है पर उसमें जो है कई प्रकार के अपराध कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसका जो है खून भी पी लिया, मतलब अमानवीय कृत्य कर दिया, तो वहाँ जो है कृत्य के आधार पर सजा न्यायालय सुनाता है। मतलब उम्र कैद प्लस कठोर कारावास, तो ये ऐसी सजाएं सुनाता है। तो उसमें जो मैक्सिमम होती है वो दी जाती है, संविधान उसका उल्लेख करता है। अनुच्छेद 20 का 3 यह है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। क्यों? क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि अभियोजन की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर क्रूर अमानवीय प्रक्रियाएं जो है आमतौर पर सुनने में आती हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ संरक्षण की 3 शर्तें आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति है वह आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है, और विचारण की प्रक्रिया चल रही होनी चाहिए और उसे जो है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य जो है किया जा रहा हो। 3 शर्तें हैं। देखिए सबसे पहली शर्त है कि जो है आपराधिक कृत्य ही होना चाहिए। सिविल कृत्य के मामले में अनुच्छेद 20 संरक्षण प्रदान नहीं करता। और इसकी जो अगली शर्त है उसे जो है अपने विरुद्ध गवाही देनी हो और गवाही देने के लिए उसे बाध्य किया जा रहा हो। इसका मतलब क्या है कि संविधान यह संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20 के 3 में कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि वह स्वप्रेरणा से अर्थात सेल्फ इंस्पायरेशन से वह अपने विरुद्ध गवाही देना चाहे तो ऐसा कर सकता है, वो अलग बात है। एक मामला भी आप यहाँ देख सकते हैं, वो मामला है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष निर्णय दिया था। ये मामला है 2010 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नार्को टेस्ट है या जो है
पॉलीग्राफी है, या इसके अलावा ब्रेन फ्रिंडिंग है, या जो है लाई डिटेक्शन टेस्ट है, या डीएनए मैच है, तो ये जो है इनडायरेक्टली व्यक्ति के विरुद्ध जो है अपने आप ही गवाही दिलवा देते हैं। तो इसलिए जो है ये संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 का उल्लंघन करते हैं। और इसलिए यह देखा जाता है कि यदि इस संबंध का कोई टेस्ट है, नार्को टेस्ट करना है, पॉलीग्राफी टेस्ट करना है, न्यायालय से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर यदि वह अनुमति प्रदान करता है तो तभी जाकर जो प्रोसिक्यूट होता है, जिस पर अभियोजन चल रहा होता है, उसके इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। मुझे आशा है कि ये तीनों जो खंड हैं आपके बढ़िया ढंग से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस संबंध में आप जो है एक प्रश्न जो है सामने देख सकते हैं, इस अनुच्छेद 20 में समाविष्ट है। ए भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, बी दोहरे दंड से संरक्षण, या सी अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इनके विकल्प जो है वो सामने दिए हुए हैं। आपके हिसाब से जो भी सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।